आज हम बात करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट होने से हमारी कुंडली में क्या इफेक्ट होता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जो लोग नए आए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो ये वीडियो जो है वो सारे सन साइन के लिए है। मीन्स अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, या फिर आपकी जो कोई भी असेंडेंट है, कोई भी राशि है, उन सब के लिए ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी है, समझाने के लिए कि गोचर का एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, गोचर का इफेक्ट पड़ता है हम लोग की कुंडली में, लेकिन 100% नहीं पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक कुंडली होती है। और जिस वक्त हम लोग पैदा होते हैं उस वक्त की जो ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं वो जहाँ जहाँ पॉजिटेड हैं, उन सब का जो स्क्रीनशॉट होता है, एक काइंड ऑफ अ फोटो, वो हमारी अपनी लगन कुंडली है। जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके जो पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन से प्लैनेट जहाँ जहाँ बैठे थे वो आपकी कुंडली में पूरा कंप्लीटली आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो प्लैनेट भी ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही होता है कि प्लैनेट के ट्रांजिट करने से, जब वो बड़े बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी जो कुंडली है या हमारी लाइफ में ज़्यादा पता चलता है। ट्रांजिट तो हमेशा ही हो रहा है, लेकिन जब ह्यूज ट्रांजिट होता है, एक लंबे टाइम का ट्रांजिट होता है किसी प्लैनेट का, तो उसका असर एक्चुअली ज़्यादा पड़ता है। अब उससे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये ट्रांजिट है क्या, ये गोचर है क्या। तो गोचर जो है, देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जिसमें कि सबसे स्लो मूविंग जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है। और आप जब चंद्रमा पूरा वो होता है, रिवॉल्व होता है पूरे 12 राशियों में, तो उसमें होता क्या है कि वो कंप्लीट उसको 30 डेज लगते हैं। आपने देखा होगा जो तिथियां होती हैं ना, वो चंद्रमा के ऊपर ही होती हैं। जिस वक्त चंद्रमा सूर्य के ऊपर होता है तो उस समय अमावस्या होती है। और जब चंद्रमा सूर्य के कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, मतलब उससे 7वीं राशि में होता है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ऑपोजिट होते हैं और उस समय पूर्णिमा होती है। और ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है। तो ये तो मूवमेंट हो गया चंद्रमा का। उसके बाद आते हैं सूर्य में। तो सूर्य जो है वो एक राशि में 1 महीने में शिफ्ट होता है, मतलब उसका जो गोचर का टाइम है वो 1 मंथ का है। 14 या 15 तारीख को हम संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। हर राशि में संक्रांति होती है, तो सूर्य का परिवर्तन हर राशि में उस टाइम पीरियड में होता है। तो सूर्य को भी 30 दिन हो गए। उसके बाद आते हैं मरकरी, वीनस, वो भी अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के आसपास ही जो है पूरा एक राशि को में ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं। फिर आ जाते हैं, बारी आती है मंगल की। तो मंगल को एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने में 45 डेज अप्रोक्सीमेट लगते हैं। मैं अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो कभी कभी रुक भी जाते हैं, कभी कभी वो पीछे भी हटते हैं, रेट्रो भी होते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेट जो टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद फिर आते हैं हम जुपिटर में। तो जुपिटर को एक राशि ट्रैवल करने में 1 साल लगता है। जब वो एक एक साल करके ट्रैवल करता है तो पूरा जो सर्कल है उसको रिवॉल्व करने में उसको 12 साल लग जाते हैं। और तभी जब वो कुंभ राशि में होता है तो जो कुंभ मेला है, जो रिचुअल्स हैं, वो तभी हम लोग फॉलो करते हैं। तो 12 साल का बोला जाता है ना कि कुंभ मेला 12 साल में आएगा, क्योंकि 12 साल लग जाते हैं जुपिटर को पूरा ट्रैवल करते हुए कुंभ राशि में आने में। उसके बाद आते हैं शनि। जो शनि देव हैं, जो कि कर्माधिपति हैं, उनको वो सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। और फास्ट मूविंग प्लैनेट हमारे चंद्रमा हो गए। इनको एक राशि को ट्रेवल करने में लग जाते हैं 2.5 साल। अब आप देखिए ना, एक राशि को ट्रेवल करने में मून को लग रहे हैं 2.5 दिन और शनि को लग रहे हैं 2.5 साल। तो डेफिनेट है कि जो धीरे धीरे चलेंगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा हमारी लाइफ में, और वो हमें इफेक्ट, उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हमें पता चलेगा हमारी लाइफ में। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन के बाद चला जाता है। अगर चंद्रमा नेगेटिव भी होता है किसी राशि में, किसी हाउस में, तो उसका इफेक्ट हमें 2.5 दिन तक होता है। कई बार ऐसा होता है ना, फीवर होता है और 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता है। वो चंद्रमा का मूवमेंट ही के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक हो जाता है। अगर वो अष्टम में होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं लोगों को। अब ऐसे ही
शनि लेकिन तो 2.5 साल होगा ना, तो उसका इफेक्ट भी 2.5 साल पड़ेगा। तो जिस वक्त शनि जो है वो चंद्रमा से एक घर पहले और एक घर बाद में, मतलब 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल लगाते हैं, तो वो 7.5 ही होती है। इसलिए 7.5 का इफेक्ट व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं राहु केतु के बाद। राहु केतु को भी 1.5 साल लग जाते हैं, तो वो 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो वो कहाँ आस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से, तो उसका इफेक्ट जो है लोगों की लाइफ में पड़ता है। अब जो सारे प्लैनेट्स हैं सबका एक नेचर होता है, और उसी तरीके से हमारे जो सारे हाउसेस हैं, उन सारे हाउसेस का अपना एक सिग्निफिकेटर होता है कि वो घर जो हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो घर हमें प्रोवाइड करते हैं। और प्लैनेट्स का भी अपना एक सिग्निफिकेशन है कि वो प्लैनेट्स हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जुपिटर, तो जब जुपिटर ट्रांजिट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और एक्चुअली ये सारे प्लैनेट के ट्रांजिट होने से हमें क्यों फर्क पड़ता है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जुपिटर कौन है? जुपिटर जीव कारक है। जुपिटर जो है वो आप खुद हैं, स्वयं। और जुपिटर है धर्माधिपति। जुपिटर एक, उसको फ्री विल वाली क्वालिटी दी गई है। जुपिटर जो है वो जहाँ भी जिस भी हाउस में आते हैं, हमें उस हाउस से रिलेटेड सब कुछ देते हैं। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट किसी भी हाउस में होता है तो उस हाउस से चीज़ें सब कुछ हमें मिलती हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जुपिटर पॉजिटिव होगा या जुपिटर नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जुपिटर कौन से हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। और ऐसे ही अगर देखिए, आपकी जो नेटल चार्ट है, जो मैंने बोला फोटोग्राफ आपकी, जो आपकी कुंडली की फोटोग्राफ है, आपके नेटल चार्ट में मान लीजिए शुक्र जो है वो बैठा हुआ है 3 नंबर की राशि में, और जुपिटर अभी 14 मई को ट्रांसफर कर रहा है 3 नंबर की राशि, मतलब जेमिनाई में, और वहां पे शुक्र ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो जुपिटर जब जब शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, ये रूल है, ये हमेशा ये रूल है, ये कंप्लीटली लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हमारी तरफ से बना हुआ नहीं है। तो शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र पैसा है, शुक्र ब्यूटी है। और मेल प्लैनेट्स की जो कुंडली है उनमें जो शुक्र है उसको उनकी वाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। तो जितने भी जातक हैं जिनकी कुंडली में 3 नंबर की राशि में शुक्र है और वहां से जुपिटर होके निकल रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उनकी लाइफ में शुक्र से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। जुपिटर देगा ही देगा, और कब तक देगा? पूरे 1 साल तक। अब देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पोजिटेट कर रहा है, कहाँ कहाँ दृष्टि कर रहा है, क्या आस्पेक्ट है, कौन से प्लैनेट को और देख रहा है, किस प्लैनेट का और कंजंक्शन है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग हम गणना कर पाते हैं कि एक्चुअली प्लैनेट जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें देंगे। उसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है, और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जुपिटर ने तो दे दिया आपको सब कुछ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर ने, क्योंकि शुक्र आए थे तो जुपिटर को तो देना ही है, तो शुक्र से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल गया। अब आपने उस चीज़ों को कैसे यूज़ किया वो पूरे 1 साल, वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। क्योंकि जुपिटर का तो धर्म है आपको देना, उन्होंने आपको दे दिया और आपने उन पैसों को वेस्ट किया, उनको यूज़ किया। जिस हाउस में वो वीनस है, आपकी ड्यूटी है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें करने की। क्या आपने अपनी वो ड्यूटी निभाई? अब वो चीज़ कौन देखेगा? ये आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि जिस घर में से जुपिटर निकल रहे हैं वो घर हमारा कौन सा है। क्या हम उस घर से रिलेटेड सब कुछ कर रहे हैं, हमारे सारे कर्म ठीक हो रहे हैं, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है क्या वो सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब राहु केतु भी कहीं ना कहीं आएंगे। केतु देखते हैं कभी किसी को, तो वो केतु जो है वो कारक है सब चीज़ों को छोड़ने के, क्योंकि वो मोक्ष के कारक है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के कारक है, उनको कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। और राहु जो है वो जो इल्यूजन है, भ्रम पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं? और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। क्योंकि राहु केतु जो है वो एक छाया ग्रह है, वो दोनों जो हैं वो, उसे कहा जाता है कि चंद्रमा के नोट्स हैं। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, और राहु केतु भी हमारे मन का ही जो भ्रम है राहु है, और मन में जो वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि मुझे जो है सबसे दूर रहना है,
वो केतु है। तो जिसको मोक्ष जो है वो केतु देता है, और भौतिक जितनी भी जिंदगी है, भौतिक दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, वो सब जो है उस तरफ भगाता कौन है? राहु भगाता है। इसलिए राहु केतु दोनों ऑपोजिट में है। अब आपके जुपिटर को कहीं ना कहीं किसी की दृष्टि तो पड़ रही होगी ना, केतु की दृष्टि पड़ रही है, या केतु कहीं से आस्पेक्ट कर रहे हैं, या वहां से होके निकल रहे हैं, कभी ना कभी तो निकलेंगे, साल भर में कुछ तो होगा। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आप उस चीज से भागे, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। राहु होगा तो राहु क्या करेगा? चीजों को और ज्यादा उत्पन्न करेगा, आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपकी जो भूख है ना वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि राहु जो है वो कहता है और चाहिए और चाहिए, वो भ्रम पैदा करता रहता है। वो घड़ा अगर आपका भरता है ना, उसको आगे भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। यही राहु का काम है। अब आपने अपने कर्म कैसे करे हैं? आपने कर्म करें अपनी तरफ से, सोच बोझ के, जो भी आपको समझ में आया। कभी राहु की दृष्टि पड़ सकती है, किसी और प्लैनेट का इफेक्ट आ सकता है, उन सब चीज़ों के हिसाब से। तो जुपिटर ने तो आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने जो काम किया वो एक तरीके का आपका एग्जाम था। अब बारी आई सैटर्न की, शनि देवता की। अब शनि देवता धीरे धीरे चलते हैं, मंद गति से चलते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल कभी तो सैटर्न वहां से आएंगे, कभी तो शनिदेव वहां से निकलेंगे, कभी तो शनिदेव की दृष्टि वहां पे पड़ेगी। अब शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव है कर्माधिपति। जैसे जुपिटर जो है, ही इज बोर्न टू गिव यू all the activities, all the possibilities, all the profits and losses, whatever, जो कि आपके उस घर से रिलेटेड है। ऐसे ही शनि देव जो हैं, उनको, वो कर्माधिपति हैं, उनको ये करना ही पड़ता है। ये उनका कर्म है कि जो व्यक्ति ने जो कर्म करे उसका उसको फल दिया जाए। तो शनि देव से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती है। शनि देव से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट, सबसे ज़्यादा अच्छा प्लैनेट वो शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है तो वो आपके संग अच्छा करेंगे। वो पार्शियलिटी नहीं करते हैं, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। चाहे वो ऐसे ही जो शनि प्रगण व्यक्ति होते हैं, जिनका शनि जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग भी इसी तरीके के होते हैं। वो भी किसी के संग पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो देखिए, आपने कर्म करे, शनिदेव आए, अब क्या हुआ? समझ लीजिए कि आपके ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई। शनिदेव वही तो करेंगे। अब शनिदेव जो काम आपने 1 साल के अंदर किया है, राइट, क्योंकि जुपिटर 1 साल तक थे, अब शनिदेव उसी चीज को चेक करेंगे, उसी घर की ऑडिटिंग करेंगे, उसी घर के पेपर्स चेक करेंगे, आपके सब्जेक्ट के पेपर्स चेक करेंगे। कितना टाइम लगा के? 2.5 साल लगा के। अब क्या किया उन्होंने? धीरे धीरे पेपर चेक किए, सारी स्पेलिंग्स देखी, इन्वर्टेड कॉमर्स देखे, आपके राइटिंग देखी, आपके स्किल्स देखे, आपके भाव देखे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने धीरे धीरे चेक किया और नंबर्स देना शुरू किया। यहाँ क्या हुआ? शनि देव उधर आए, या उनकी दृष्टि पड़ी, आपकी ढैया या आपकी 7.5 उधर स्टार्ट हुई। आपके मन में एक डुगडुगी मची, अब क्या होगा मेरे साथ? आप परेशान हो गए, आपको पता चला 7.5 स्टार्ट हो रही है, ढैया स्टार्ट हो रही है। आप गए, शनिदेव की पूजा स्टार्ट कर दी, मंत्र स्टार्ट करने शुरू कर दिए। आप वहाँ पे मंदिर में जा रहे हैं, उनको तेल चढ़ा रहे हैं, उनका ये दान कर रहे हैं, उनका वो दान कर रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं? हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम उनको पोक करें। आप बताइए ना, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई स्ट्रिक्टली आपके पेपर्स चेक कर रहा है, और आप वहाँ पे जाके इंटरफेयर करेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो अच्छे से रिएक्ट करेगा? या मान लीजिए कोई एग्जामिनर है और आपने उनके घर में कुछ भेज दिया, कोई रिश्वत भेज दी, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपने जो भी किया, अच्छा या बुरा, वो आपको नहीं पता, क्योंकि राहु ने कई जगह भ्रम में आपसे कुछ गलत भी करवा दिया। हो सकता है आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभाई, और हो भी सकता है कि आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक से किया, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बट क्योंकि वो पेपर है ना, पेपर का क्या रिजल्ट होगा, वो तो हर चीज, हर व्यक्ति को टेंशन होता है। तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ पेशेंस रखनी है, धैर्य रखना है, और क्या करना है? शनिदेव के पास जाके क्षमा मांगनी है, क्षमा याचना करनी है। जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाएं तो वहां पे एक अपराधी के भाव से जाएं, उनसे क्षमा मांगने जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल
जाने अनजाने में, पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ ना कुछ तो हमसे गलत कर्म होते ही हैं, तो बस उसकी क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने से थोड़ा सा चीज़ें शांत हो जाती हैं। उसके बाद आपने क्या किया, अब पता चला कि आप तो हनुमान जी के उपासक हैं, आप तो हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके पैर पकड़ के रखते हैं, या फिर हफ्ते में 2-3 दिन तो हनुमान जी की पूजा कर ही लेते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हनुमान, अब आप गए हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी शनिदेव के सामने खड़े हो गए कि भाई मेरी और तुम्हारे एग्रीमेंट है कि जो जो मेरे भक्त होंगे तुम उनके संग कुछ नहीं करोगे, ठीक है। शनिदेव ने देखा उनको, अब शनिदेव ने क्या किया कि ठीक है, आपके भक्त हैं, कर्मों का फल तो उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म करे हैं तो वो भी मिलेगा, और आपके उपासक हैं तो मैं उनको और बेनिफिट दूंगा। उन्होंने अच्छे कर्म नहीं करे हैं या उन्होंने बुरे कर्म करे हैं तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ग्रेस दे देता हूँ। तो जहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग करी शनिदेव ने, पूरा 2.5 साल, जो फर्स्ट फेस ऑफ 7.5, जो बहुत स्ट्रेस वाली होती है, और एक्चुअली वो जब कब इफेक्ट करते हैं आपको पता है, जैसे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं वैसे ही 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र भी होते हैं। तो प्लैनेट, जब कोई भी प्लैनेट जब अपने नक्षत्र में होता है, अपने मित्र के नक्षत्र में होता है, तो वो कंफर्टेबल होता है। लेकिन जब वो अपने दुश्मन, अति दुश्मन के नक्षत्रों में होते हैं, तब वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उस समय उनका गुस्सा ज़्यादा प्रबल होता है, तो उस समय उनको स्पेशली ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। आप खुद देखिए ना कि अगर आपको कुछ बोला जाए कि ये चीज़ करिए, कोई काम दे दिया जाए, कोई टास्क दे दिया जाए, और वो टास्क के लिए आपको आपका घर दे दिया जाए, आप अपने घर में रह के टास्क कंप्लीट करो, जितना भी कठिन टास्क होगा आप बहुत कंफर्टेबली बैठ के अपने घर में कंप्लीट कर दोगे। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि ये आपका दोस्त का घर है, आप या तो अपने दोस्त के घर में कर लो या फिर कहीं और कर लो। तो आप कहोगे ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के घर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो अपने घर के पास जो दूसरा कंफर्टेबल हाउस होगा वो आपका दोस्त का घर होगा, राइट, आपके जान पहचान के लोग का घर होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको एक टास्क दे दिया कि एक तो टफेस्ट टास्क आपको करना है, ऊपर से आपके दुश्मन के घर में बैठ के करना है, तो कैसा होगा, डेफिनेटली आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप उतने मन से वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दुश्मन के घर में आप बैठे हैं ना। अब कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो उधर रहेगा। सेम प्लैनेट्स के साथ भी होता है। तो शनिदेव जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तब तक वो शांत रहेंगे, तब तक उनका इफेक्ट नहीं होगा। जब वो किसी और के नक्षत्र में या किसी एंटी प्लैनेट के नक्षत्र में आने शुरू होंगे, तो वहाँ पे उनकी जो चेकिंग है वो तो जैसे उनको करना है वो करेंगे, लेकिन वहाँ उनकी चेकिंग एक्चुअली स्टार्ट होगी। अब उन्होंने करा, उन्होंने कैसे तैसे करके आपको 20 मार्क्स दे दिए, और क्योंकि हनुमान जी का ग्रेस भी था, उन्होंने आके आपकी हेल्प भी करी, तो आपको 10 मार्क्स और मिल गए, आपको मिल गए 30 मार्क्स। थैंक गॉड, आपके पेपर्स में आपको जो एक्सपेक्टेशन थी कि आपको 100 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिलेंगे या 10 मार्क्स मिलेंगे, तो जैसे तैसे आपको 30 मार्क्स मिल गए। अभी तो उन्होंने चेकिंग ही करी है ना फर्स्ट फेज में। अब क्या होगा, शनिदेव रेट्रो हो गए। अब ये और टेंशन वाली बात हुई। अब यू नो व्हाट इज रेट्रो, रेट्रो मीन्स अभी तक जो बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे शनिदेव चेकिंग कर रहे थे, 1 2 3 4, आप देखिएगा बहुत धीरे धीरे चलते हैं शनिदेव। अब 2.5 साल में जब एक राशि कवर करते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं वो धीरे 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 एक एक डिग्री कर करके वो आगे तक गए। वो आगे तक जाने के बाद रेट्रो हो गए। रेट्रो मीन्स वो फिर से अब दोबारा जाएंगे वहाँ पे, मतलब आपके पेपर्स क्या होंगे, रीचेक होंगे। तो जब पेपर्स रीचेक होते हैं तो क्या होता है, तो और ज़्यादा टेंशन होती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो पीछे फिर जाके देखेंगे कि कुछ चूक तो नहीं रह गई है, कोई पार्ट रह तो नहीं गया चेकिंग करने का। और वहाँ पे फिर जब वो रेट्रो होने के बाद स्ट्रेट होते हैं, उसके बाद फिर वो जब सीधे चलेंगे तो वो फाइनली उतना पोर्शन आपका छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ तक आए तो जहाँ आपको 30 मार्क्स मिले थे उसमें से आपको 6-7 मार्क्स और डिडक्ट हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चूक हो ही जाती है। और जैसे ही वो डिडक्ट हुए तो अब आगे आपको फल मिलना शुरू हुआ। तो ये होता है सैटर्न का काम, और ये होता है जुपिटर का काम, और ये होता है राहु का काम। अब आपको एक्चुअली पता है करना क्या है, आपको
अपनी कुंडली के प्लैनेट्स जो जहाँ बैठे हुए हैं, जो उस घर में गोचर हो रहा है, आपको एक्चुअली उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा इफेक्ट ट्रांजिट का नहीं होता है। इफेक्ट जो है वो दशा का भी होता है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपके कर्मांश। तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रेमेडी एकदम से करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग क्या रहते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं होता है ये सब। अरे आपने बहुत कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप देखिए ना ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आपको पॉसिबिलिटी मिली, जब आपको सत्ता मिली, आपने उस सत्ता का उस तरीके से उपयोग नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था। तो जब कर्माधिपति वहां पे आए और जब उन्होंने आपके कर्मों को देखा, तो वो आपको वही तो फल देंगे जो आपने किया। तो सिंपल एज दैट, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो सब कुछ कर्मों पे डिपेंड है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक कैलकुलेशन करके आपको चीज़ें बता सकता है। वो आपको कैलकुलेट करके बोल सकता है कि ये आपका हाउस है, इस हाउस में जुपिटर आपसे आपको ये चीज़ें प्रदान करेगा। अब आपको ये ड्यूटी लेकिन आपको निभानी है। उस किस हाउस की ड्यूटी आपको मिली हुई है, वो आपकी कुंडली देख के ही आपको अकॉर्डिंग मिल आपकी कुंडली देख के ही पता चल पाएगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से कर्म करने हैं। कोई भी स्टोन, कोई भी रेमेडी सब इफेक्ट करती है, बट धीरे धीरे इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो आपका काम इफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं आसानी से, अगर आपको पता हो। क्योंकि सब कुछ जो करवाते हैं ना वो ग्रह ही करवाते हैं। अब अगर प्लैनेट वैसे बैठा है तो वो भ्रम पैदा करेगा। राहु जो है वो आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा और आपसे कुछ उल्टा सीधा होगा। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाए, सोचिए कि आपको पहले ही पता चल जाए, आप बैठे हुए हैं अंदर आराम से, कि बाहर बारिश होने वाली है, तो क्या होगा। भाई आपको मॉनसून के बारे में पता चल गया, बाहर बारिश होने वाली है, तो एटलीस्ट आप अपने कपड़ों का ध्यान रखेंगे। आप उसी तरीके का फैब्रिक पहन के बाहर निकलेंगे। कुछ नहीं तो छाता ले लेंगे, रेन कोट ले लेंगे, या अपनी जो प्रिपरेशन है वे वैसे ही कर लेंगे कि बाहर मूसलाधार बारिश होनी है, आप भीगेंगे ही, फर्क पड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। और वही रेमेडीज हैं, वही रेमेडीज का काम करती हैं। रेमेडीज मीन्स आपके ग्रह जहाँ बैठे हैं अभी, उसके हिसाब से आप क्या करिए, आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, आप चीज़ों को करना शुरू करिए। खाली पूजा करने से आप ये सोचेंगे कि कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई भगवान जी की आप वो करेंगे, आराधना करेंगे, तो उनसे ग्रहों का कोई मतलब है। भगवान की आराधना है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप करिए। स्पिरिचुअल होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपके प्लैनेट्स क्या करवा रहे हैं वो चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले फेज में हम लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल हमको मिलता है। दूसरा जब फेस होता है ना, उसमें जो मार्क्स हैं शनिदेव डिवाइड कर देते हैं कि ठीक है तुम लोग, तुम्हारे 30 मार्क्स मिले हुए हैं। अब वो दूसरे घर को भी चेक करना शुरू करते हैं। जब वो दूसरे घर में आते हैं, जो मिड फेस आता है वो फिर आता है चंद्रमा के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या, अब ये देखिए, चंद्रमा इज फास्ट मूविंग प्लैनेट, सैटर्न इज स्लो मूविंग प्लैनेट। और जो भी प्लैनेट जिस प्लैनेट के ऊपर आता है वो उसका जो है वो कातत्व को ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जुपिटर जब शुक्र के ऊपर आया, तो शुक्र के भांति उन्होंने आपको चीज़ें दी जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जिन जिन चीज़ों को शुक्र सिग्निफिकेट करते हैं वो सब जुपिटर ने आपको दिया। अब यहाँ पे चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए व्यक्ति का मन जो है वो खराब होता है, माता को कष्ट होता है। चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं उन सब चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। और चंद्रमा और शनि कम्प्लीटली ऑपोजिट है, वो लोग एनिमीज हैं एक दूसरे के। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा जो है वो जल्दी जल्दी निकलने वाले जगह हैं, और शनि जो है वो आराम से धीरे 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 गति में जाने वाले हैं। तो ये वाला हाउस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन 50% तक जब ये मानसिक पीड़ा और सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, फेस करने के बाद सॉरी, जब लोगों को आइडिया लग पाता है, समझ पाते हैं वो अपनी स्थिति को, तो वहाँ से उनका मिड फेस के बाद सुधार स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे जैसे ही देखा शनि देव ने कि अभी आप तो पैनिक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उसमें तो उन्होंने कुछ वो नहीं किया,
कोई सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब आपके अंदर धैर्य आ गया, क्योंकि शनिदेव क्या सिखाने आते हैं, शनिदेव यही सिखाने आते हैं अपने कर्मों को सही रखो। चलो अब तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारे कर्म क्या हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अब उन्होंने देखा कि अब ये व्यक्ति जो है उसमें सुधार आ गया है, वो चीज़ें समझने लगा है। अब धीरे धीरे उन्होंने जो मार्क्स आपको दिए थे उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और आपका वो फेस जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। और जब थर्ड फेस आपका आया तब तक काफ़ी हद तक आप 80% आप नॉर्मल हो चुके थे, 80% तक आप सब चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके थे। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, आपने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि अब आप सुधर चुके हैं, अब आप सब चीज़ों को जान चुके हैं, अब शनि की गति को समझ चुके हैं, शनि जो बताना चाहता है उन चीज़ को समझ चुके हैं, और अब आपने अपने प्रॉपरली कर्म करने स्टार्ट कर दिए। जो तीसरा हाउस होता है वो बाजुओं का होता है। अब आपने अपनी सब चीज़ों को समझा, अब आप करना शुरू करेंगे, अब अपने कर्म को ठीक करेंगे। अब आपने स्टार्ट कर दिया करना, और जैसे जैसे एंड ऑफ द फेस होता है तो शनि जो है, जो आपके मार्क्स मिले थे ना 30 मार्क्स जो आपके कर्मों से, क्योंकि आपने अगर ये सब बाकी फेस भी अच्छे से निकाल दिया तो उन्होंने उसमें ग्रेस मार्क्स 10 और दे दिया। तभी कहते हैं जाती हुई साढ़े साथी आपको सूद समेत सब कुछ वापस देके जाती है। तो शनि जो है वो बुरे नहीं है, शनि से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि आते हैं पेपर चेक करने, शनि आते हैं आपके कर्मों को देखने के लिए कि आपने अपने कर्म कैसे करे हैं। आपको जुपिटर ने पूरा सब कुछ दिया, पूरा सपोर्ट किया, आपने उस चीज़ को कैसे वो किया। अब ये नहीं है कि हमेशा जुपिटर अच्छा ही करेंगे, जुपिटर बुरा भी कर सकते हैं, कुछ गलत, कभी किसी गलत प्लैनेट के ऊपर से भी तो जुपिटर का गोचर हो सकता है, उधर भी तो एस्पेक्ट कर सकते हैं जुपिटर। तो जुपिटर तो वही काम करेंगे जिस, क्योंकि जुपिटर को तो वो कर्म करना, वो उनका धर्म है कि आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड सब कुछ दें। तो हर प्लैनेट के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो वो देंगे। लेकिन अब आपने उस कष्ट को, उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को कितने संयम ढंग से अच्छी तरीके से समेटा, कितने अच्छे तरीके से धैर्य से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, समझा, और उससे आपके अपने इंटरनल बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप एकदम सही रहे, एक अच्छे मनुष्य की बातें, आप जो आप करना चाहते थे वो आप करें, और आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। अब बस फिर क्या हुआ, शनिदेव आएंगे, पेपर्स चेक करेंगे, और फिर आपको उस हिसाब से आपके मार्क्स देते रहेंगे। दैट्स इट, दिस इज गोचर, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साथी आ रही है, ढैया आ रही है, या कहीं पे भी XYZ किसी के भी असेंडेंट हो, कोई भी चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, तो आप बस इस चीज़ को देखिए और आगे भी वैसे ही करिए। देखिए 2020 में कोविड आया था, सब लोग बहुत परेशान हुए थे, और हम लोगों ने अपने आप से, आप याद करिए, बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए थे कि अब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अब हम अपने जीवन को पूरी तरीके से जिएंगे, अच्छे काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ हम बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, देखिए ना, कुछ टाइम के बाद सब वैसे ही चीज़ें स्टार्ट हो गई। हर व्यक्ति फिर सब भूल चुका है, वो कितनी प्रॉब्लम आई थी, कैसा टाइम था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ से न्यूज़ सुनो वहीं से नेगेटिव न्यूज़ मिल रही थी, और उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। लेकिन कितने टाइम तक फ़र्क पड़ा, 2-2.5 साल, और उसके बाद फिर देखिए दोबारा हम लोग, आप याद कीजिए, सब लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, फैमिली में डिवोर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वही वाइफ जो आपके कोविड में आपके साथ थी, आप ये देखिए ना कितना बुरा टाइम था, उसके साथ फिर से वो फाइट स्टार्ट हो गई है, फिर से फैमिली में वही सब चीज़ें हो गई है। उस समय क्या था, उस समय हम कैसे फैमिली की तरह एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे, कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। सेम साढ़े साथी में भी होता है। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज व्यक्ति बहुत टेंशन में आता है, साढ़े साथी का मिड फेज व्यक्ति एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस में होता है, उसका कितना कुछ चला जाता है, क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से वो भूल जाता है कि उसने क्या कर्म करे हैं, और फिर उसका फल मिलता है। और जब लास्ट फेज तक वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और शनि उनको बहुत कुछ देते हैं, तो वो याद रखते हैं। कब तक याद रखते हैं, अगले 2-2.5 साल तक। और जैसे ही दोबारा बारी आती है तब तक 2-2.5 साल 3 साल, और फिर हम फिर वही उसी पैटर्न में चलना शुरू कर देते हैं।
बस उस पैटर्न को चेंज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। देखिए हम सब ब्रह्मांड का अंग है, हम सब प्रकृति का अंग है। सारे प्लैनेट्स जो है ना, वो जो प्लैनेट्स हैं उन सब का पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो कोई भी प्लैनेट हमारे लिए नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता। उसे करना कैसे है वो हमको करना पड़ेगा। उनसे क्या चीज़ लेनी है वो हमें लेनी होगी, और किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमको करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ कैसे जोड़ के रहना है, क्योंकि जितना आप दोगे, जो जो चीज़ें आप दोगे उसका डबल ट्रिपल होके वापस आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। हमको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं तो हम क्या दें, लेकिन आप ट्राई करके देखिए, जब आप देंगे चाहे वो कुछ भी हो तो वो डबल ट्रिपल होके निकलेगा। और इससे बेस्ट कोई रेमेडी नहीं है। जो भी आपके पास हो वो दीजिए, जो कुछ भी आपके पास हो। ऐसा होता है ना, हमारे दुख होते हैं, हमारी प्रॉब्लम होती है, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के आके सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और भगवान हमारी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हम अपनी सब चीज़ें उन पे समर्पित कर देते हैं। तो जब आपके पास कुछ है, जब आप पावरफुल हैं, आपके पास पैसे हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो आप करिए। क्योंकि जब आप देंगे ना प्रकृति को देना मतलब जानवरों की हेल्प करना, पेड़ पौधों की हेल्प करना, एक दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करना, तो वहाँ से आपको वापस भी आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जब हम नाजायज़ कोई भी फ़ायदा उठाएंगे तो वो हमारे कर्म खराब होंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक कहानी है जो मुझे याद है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी, और मैं उस चीज़ को बहुत ध्यान रखती हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। उसमें होता क्या है कि पापा जो हैं, पिता होते हैं, और उनके दो बेटे होते हैं। एक बेटा बड़ा होता है और एक बेटा छोटा होता है। तो डेफिनेटली बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दोनों मेले में जाते हैं। पापा क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, वो कुछ पैसे जो हैं वो बड़े बेटे को देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़े बेटे की होती है। रिस्पॉन्सिबल भी वो होता है कि बेटा आप जाओ और अपने भाइयों को, मतलब उसके दो छोटे भाई होते हैं, अपने भाइयों को जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वहाँ से मेले से दिला देना। वो बड़ा खुश होता है, उसके पास पैसे आते हैं। अब दोनों छोटे भाई तो मस्त होते हैं, उनको विश्वास किस पे होता है, अपने बड़े भाई पे। उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ा हुआ अपने बड़े भाई पे। बड़ा भाई कैसा होता है, बाप की तरह होता है। उसका काम जिम्मेदारी का है, उसका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम देने का है। लेकिन उसने क्या किया, वो गया, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही थी, उसने बहुत अच्छा अच्छा खा लिया, और छोटे भाइयों के पास गया, उनको थोड़ा सस्ता चीज़ें ली, वो तो उसमें भी खुश हो गए। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उनके भाई ने जो दिया वो उसमें भी खुश हैं। लेकिन यहाँ बड़े भाई ने क्या किया, अपने कर्म खराब कर दिए। अब वो वापस आए कब, अपने पापा के पास। तो पापा तो पिता तो सब कुछ देख रहे हैं ना, उन्होंने तो देखा कि क्या किया मेरे बड़े भाई ने। अब अगली बार जब मेले में बच्चे गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारे पैसे किसको दिए, छोटे भाई को दिए, बड़े भाई को नहीं दिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि किसको देना है। अब छोटे भाई को भी देखा, तो छोटे भाई ने क्या किया, छोटे भाई ने जो खुद खाया वही सबको खिलाया, जो खुद ले लिया वही सबके ले लिया। तो अब भगवान ने या पिता ने क्या किया, सारी चीज़ें उस छोटे भाई को ही दी। तो बस भगवान भी ऐसे करते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से संपन्न किया है तो वो इसीलिए संपन्न किया है कि आप अपनी मदद करें, अपने परिवारजनों की मदद करें, और क्योंकि आप सक्षम हैं करने के लिए, तो आप जो आपसे नीचे है ना उनकी भी आप हेल्प करें। क्योंकि आप लोग सब क्या हैं, प्रकृति का अंश हैं। हम सब अलग नहीं हैं एक दूसरे से। हाँ, हम लोग ने अपनी एक फैमिली बनाई हुई है, और हम अपने फैमिली तक ही सीमित हैं। और अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो जॉइंट फैमिली भी नहीं रही, हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में ही सीमित रह गए। लेकिन एक्चुअली ये है नहीं, हम सब के सब एक ही ऋषि के संतान हैं। हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो जानवर भी हैं। खाली ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही है, वो जानवर भी हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो संपन्न है वो करना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली भगवान क्या करेगा, कहेगा हाँ भाई तुम्हें जो ड्यूटी दी थी तुमने वो निभाई, अब तुमको और मिलेगा, तो उसको और मिलता है।
कोई भी व्यक्ति जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, वो क्यों हैं? वो अपने पिछले जन्मों के कर्म से हैं। वो इसलिए ऐसे घर में पैदा होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पिछले जन्म में ऐसे ही कर्म किए थे। तो जैसे हम कर्म करते हैं, हमारा जन्म वैसे ही घर में होता है, वैसी ही कुंडली और वैसे ही ग्रह हमें मिलते हैं, और फिर हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। वो हमारी जर्नी बताती है, हमारे कर्म बताते हैं कि अगला जन्म हमारा कैसा होगा या फिर यही जन्म हमारा कैसा होगा। यहीं पे देख लीजिए, जो लोग 40, 45, 50 साल के हो चुके हैं, आप आराम से तसल्ली से बैठ के सोचिए तो देखिए कि आपने अपने पिछले 10, 20, 15 साल में पहले क्या ऐसी कोई एक्टिविटी करी थी जिससे किसी को दुख हुआ था। आप देखिएगा उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल आज आपको मिल रहा होगा। ये होता है, स्वर्ग नर्क है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी खुद की सोच है कि यहीं पे है। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, और शनि देव आपको सिर्फ यही बताने आते हैं। इसलिए शनि देव से किसी भी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि की 7.5 या ढैया है तभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, और मैं तो कह रही हूँ कोई ऐसी काम ही नहीं करिए जो उनसे क्षमा मांगना पड़े। जब हम कोई गलती ही नहीं करेंगे तो हमें सॉरी ही बोलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अच्छे अपने कर्म रखिए जिससे कि उनको भी प्राउड हो जब वो चेकिंग करें। और जब वो बच्चा पूरी पढ़ाई करता है, पूरे उसके मार्क्स, पता है वो बड़े आराम से, तसल्ली से, धैर्य से बैठता है, क्योंकि वो बड़ा तसल्ली में बैठा होता है। उसे पता होता है मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के मार्क्स, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए, तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कईयों की 7.5 कब आती है, कब चली जाती है, ढाई आती है, कब चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है, आराम से निकल जाता है टाइम। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत दुख होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो सारे दुख हैं वो सिर्फ आप ही के कर्मों के हिसाब से हैं। आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, उनका भी इफेक्ट पड़ता है आपको, आपके पेरेंट्स का भी इफेक्ट पड़ता है, आपके बच्चों का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल सोल हैं। हम जब आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, वो भी हम किसी को बता के नहीं आते हैं, और जिस वक्त हम जाते हैं वो भी किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि हर सोल की अपनी एक डिफरेंट जर्नी है। और डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलूँगी कि हर व्यक्ति को डोनेशन करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी चीज़ें मल्टीपल हों और आपके कर्म जो हैं कटते रहें। लेकिन ये भी नहीं है कि आप किसी के संग बिहेवियर अच्छा नहीं रखें, उनको एक तरीके का धोखा दें और उसके बाद आप डोनेशन करें, तो वो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब डोनेशन करें तो किसी को बता के ना करें, किसी को बिना बताए। वो कहा भी जाता है कि जब आप डोनेशन करें तो आपके दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि आपने डोनेशन करी है। तो अगर आप डोनेशन करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी को बता के अपने नंबर बढ़ाने की कि मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो, आप जो करते हैं वो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, और उसका फल भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम भंडारा करवाते हैं, भूखे मनुष्यों को भोजन कराते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो डोनेशन की है। लेकिन उससे और अच्छा मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को हम भंडारा कराते हैं, कितनी बार, एक बार, 2 बार, तो हम 2 बार ही पेट भर पाते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक ऐसे बच्चे को, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सक्षम नहीं हैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा एक्चुअली पढ़ना चाहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उधर फीस देनी चाहिए, उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। और आपको पता है कि वो किसी लायक बन जाएगा तो वो अपना तो पेट भर ही लेगा और पता नहीं कितने लोगों का और पेट भर लेगा। तो वो जो भंडारा करते हैं आप करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन हाँ उसमें से थोड़ा सा एक आध आइटम कम करके, थोड़ा सा जो अमाउंट है वो इधर इस तरफ जाइए। सोचिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं क्या आप लोग को कोशिश कर रही हूँ समझाने की, कि देखिए वो जो आप किसी की हेल्प उस तरीके से करेंगे ना, उसका जो बेनिफिट होगा वो एक अलग ही होगा, और उस व्यक्ति की, उस बच्चे की लाइफ बन जाएगी, और वो लाइफ बनते ही वो पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बना देगा। और जब आप देखिएगा, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना और वो आपके सामने फ्रूट लेकर आता है, वो सही में सक्सेसफुल हो जाता है। मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ कि जब मैं किसी को कोई चीज़ बताती हूँ कि आप ये चीज़ करिए, उनकी कुंडली देख के, और वो उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि
स्ट्रगल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या काम करना है। उनको कर्म अपने चीज़ों के, क्योंकि मेरा काम है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम है, मैं कुंडली देखती हूँ, ग्रह देखती हूँ और बता देती हूँ कि आप पर्टिकुलर इस घर में काम करिए, इस चीज़ में काम करिए। और जब वो चीज़ों का काम करने लगते हैं और फिर वो मेरे पास आके कहते हैं कि फाइनली मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया, या मैं उस पेपर में आ गया, या मैंने वो रिज़ल्ट क्लियर कर लिया, इतनी खुशी होती है, इतनी तसल्ली होती है, मन को इतनी शांति मिलती है कि एक्सप्लेन करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप देखिएगा, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डोनेट करी और आपने उस बच्चे को बढ़ते हुए देख लिया, कुछ करते हुए देख लिया, या कुछ बन गया वो बच्चा, इतनी खुशी मिलेगी ना आपको जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं तो अब एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक टाइम था कि मैं भी जॉब करती थी और मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती थी। उस वक्त मैं एक बार बैठी हुई और बैलेंस शीट बना रही थी अपने हाथों से, पूरी प्रॉपरली एक्सपेंसेस लिख रही थी। तो मेरा जो हाउस कीपिंग का जो बच्चा है वो वहाँ से सफाई करते हुए जा रहा था और मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी। कहता मैम ये चीज़ यहाँ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। मैंने कहा वाह, तुमको कैसे पता है? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ अकाउंट्स का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो फिर? तो उसने बोला कि पापा की डेथ हो गई है, घर में खाने की प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि कितनी फीस है तुम्हारी? और ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, मतलब मेरे पास तो उस समय कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, मेरी खुद की सैलरी बहुत नॉमिनल थी, बहुत साल पहले की बात है। और कितनी फीस है तुम्हारी? उसने कहा कि मुझे इस समय 5000 चाहिए, लेकिन कहाँ कर पाऊँगा मैम, मेरी तो सैलरी ही मुझे मिलते नहीं है, इतने पैसे मिलते, मुझे घर में भी देने पड़ते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर तुमको पैसे मिल जाएं तो तुम अपनी पढ़ाई कर लोगे? तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ बट यहाँ पे किसी को बताना मत, और है ना तुम पढ़ाई कर लो, ठीक है? और जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी 2-3 इंस्टॉलमेंट में तो मुझे वापस कर देना। मैंने ये नहीं बोला कि तुम मुझे वापस, मैंने कोई दान नहीं किया था उसको, बिल्कुल कोई डोनेशन नहीं करी थी, मैंने सिर्फ उसकी हेल्प के लिए उसको पैसे दिए थे। और उसने मुझसे पैसे लिए और नेक्स्ट डे वो नहीं आया। ऑल्दो वो नेक्स्ट डे नहीं आया तो ऑफिस में बहुत हल्ला भी मच गया था कि ऑब्वियसली हाउस कीपिंग पर्सन जो है वो छोड़ जाएगा तो क्या होगा। और मैं अंदर से सोच रही थी कि मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है। लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ, आगे काम करते रहे, कोई और आ गया, काम करने लगा और चीज़ें वैसी चलने लगी जैसे चलती हैं। और करीब 1.5 या 2 साल बाद मैं सेम ऑफिस में थी, वो आता है और जो मेरे खुद के बॉस हैं वो वहीं पे खड़े थे और मैं भी खड़ी थी। वो मिठाई का डब्बा लेकर आता है और वो सीधे मेरे पैर छूता है। और मैं खुद थोड़ा एम्बैरेस होती हूँ कि बॉस भी खड़े हैं और बाकी लोग खड़े हैं, लेकिन वो मेरे पैर छू रहा है, मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ। और जो भी है तो उसने मेरे पैर छुए। मैंने बोला तो उसने कहा आपकी वजह से। अब वहाँ पे ये तो पता चल गया कि वो जॉब उसने जो छोड़ी थी वो मेरी वजह से छोड़ी थी, वो तो चलिए एक थर्ड बात है। लेकिन जो मुझे सुख मिला है उस चीज़ का, इतना, वो उसने पैसे भी मेरे वापस करे, मैंने पैसे ले लिए, मैंने डेफिनेटली ले लिए क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई डोनेशन या दान नहीं किया था। लेकिन जब उसने मुझे बोला कि ऐसा हुआ है, मुझे इतनी शांति मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और शायद इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसे करिए, एक बार करके देखिए, क्या खुशी मिलती है, क्या तसल्ली मिलती है। लेकिन एक बात है, उसने मेरे को थैंक यू बोला और वो खुशी मेरे अंदर आई और उसके बाद मेरी लाइफ की जो जर्नी थी ना वो कुछ अलग ही हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। एक स्टेप होता है हर व्यक्ति का जब वो लेता है, वो कभी कभी अपने जो नेचर है ना उसके विपरीत लेता है। लेकिन जब वो लेता है और उस पे उसको सक्सेस मिलता है, जैसे कोई बच्चा कुछ करता है और वो जीत जाता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है। और सेम मेरे साथ भी हुआ और उसके बाद फिर मेरी जर्नी जो है वो बढ़ी और आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं लोगों की कुंडली भी देखती, आज मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ, वास्तु देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लेकिन हाँ, ये मेरा काम है, मुझे करना है। और वैसे ही कर्मों के हिसाब से हर व्यक्ति को अपना कर्म करना है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन साथ में जैसे बोला आपको मैंने, डोनेशन करिए और एक बार ट्राई करके देखिए। इस तरीके का जो डोनेशन होता है, पढ़ाने का जो डोनेशन होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है तो पढ़े लिखे तो हैं ना आप, ट्यूशन्स पढ़ा लीजिए, फ्री की ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दीजिए, लोगों को पढ़ाइए। लेकिन फ्री में कुछ दीजिए नहीं, भीख मत दीजिए, क्योंकि उससे वो आज तो काम कर लेगा, कल कैसे करेगा?
आप उसको इस तरीके से दीजिए, उसको ऐसा खड़ा करिए कि वो आज भी काम करे और कल वो काम करके और कितने लोगों की हेल्प करे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, मैंने कोशिश करी गोचर को आपको एक्सप्लेन करने की और गोचर में जो इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने की। इसीलिए आपकी देखिए 7.5 है, ढैया है या कुछ भी है, उन सब चीज़ों में किसी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी कुंडली, आपकी प्लानिटरी पोजीशंस, उनको जानिए, उनको देखिए और उसके हिसाब से अपने कर्मास अच्छे करिए और कर्म अपने से अच्छे करने शुरू कर दीजिए। और पेशेंस रखिए, संयम, पेशेंस हर चीज़ में ज़रूरत है। देखिए सैटर्न जो है ना, वो एक बार में ना आपके 8 घर को कवर करता है। हमारे 12 हाउसेस होते हैं, जिसमें कि नेटल सैटर्न जो है उसका भी, क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, लेकिन शनि जो है ना वो धीरे धीरे मूव करता है। और शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ पे उस घर का इफेक्ट देंगे, फिर तीसरी दृष्टि में देखेंगे उसके इफेक्ट देंगे, 7वीं दृष्टि का इफेक्ट देंगे, 10वीं दृष्टि का इफेक्ट देंगे। ये तो 4 घर हो गए। उसके बाद जो ट्रांजिट का सैटर्न है वो कहीं पे बैठेगा, उस पोजीशन का इफेक्ट देगा, तीसरी दृष्टि का इफेक्ट करेगा, 7वीं दृष्टि का इफेक्ट करेगा और उसके बाद 10वीं दृष्टि का इफेक्ट करेगा। तो ये मत सोचिए कि 7.5 ही आ रही है, 7.5 ही चली जाएगी तो चीज़ें सब सॉल्व हो जाएंगी। आपको नहीं पता कि अगले साल शनि कौन सी दृष्टि से आपको दोबारा देख रहे होंगे। तो बस अपने कर्मों को अभी से, बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एकदम ठीक करना, अच्छे अच्छे काम करिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाइए। फिर देखिए ना, कोई 7.5 किसी भी तरीके का ट्रांजिट कभी इफेक्ट नहीं करेगा किसी की भी लाइफ में, और इफेक्ट करेगा भी ना तो आपको उस चीज़ को लड़ने की क्षमता भी देगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, जो लोग दुखी हैं या जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो देखिए अपने कर्म भोग रहे हैं, वो उन्होंने जो खुद करे हैं जाने अनजाने में, राइट? ऐसा ही होता है ना, उनको उस चीज़ का दुख मिल रहा है और वो बैलेंस शीट में से उनके जो नेगेटिव कर्म है वो कम होते जा रहे हैं और उनके अच्छे कर्मों से बैलेंस शीट में पॉजिटिव कर्म ऐड होते जा रहे हैं। अब आती है बात, जो लोग सुखी हैं, जो लोग खुश हैं, जो लोग प्रॉस्पर हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको कुंडली दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनको अपने कुंडली के बारे में, अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी के बारे में जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप अगर संपन्न हैं और सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो क्यों अच्छी चल रही हैं, क्या प्लैनेट आपको पूछ देने आए हैं, कौन कौन सी ड्यूटी आपके प्लैनेट्स चाहते हैं कि आप करें, किस किस कौन कौन सी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, आपको पता तो होना चाहिए। कहीं आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंवा ना दें, कहीं ये पूरा जीवन आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते सोचते उसको खराब ना कर दें और उसके बाद उस आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे और इसी वजह से प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी थी, लेकिन उसका इफेक्ट आपके बच्चों को ना पड़े, उसका इफेक्ट आपके अगले जन्म में ना पड़े। ऐसा ही होता है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का जानना जरूरी है। कहते ना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, या मेरी क्या ड्यूटी है। तो हर इंडिविजुअल की, हर सोल की कोई ना कोई यात्रा है, कोई ना कोई जर्नी है, वो किसी ना किसी काम के लिए आए हैं। हमको सिर्फ ज़रूरत है ये जानना कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं और हमें उस चीज़ को किस तरीके से करना है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे गए नंबर से संपर्क करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।